अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लेक्चर्स. आई एम योर सोशल स्टडीज लेक्चरर मिदत अब्बास. स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वी स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर 16, द रोड टू इंडिपेंडेंस, इन द लास्ट लेक्चर. इस लेक्चर में हम उसको फिनिश करते हैं और देखते हैं कि वेयर डिड दिस रोड ऑफ इंडिपेंडेंस लीड मुस्लिम्स एंड हिंदूज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. Now, moving on after the fact which we discussed in the last lecture कि कायदे आज़म के 14 points आए. Then in 1930, Imam Muhammad Iqbal, he expressed his opinion and hinted that Muslims have a possibility of having a separate homeland. कि मुसलमानों को एक अलग separate homeland की ज़रूरत है and they cannot live together with Hindus in the United India. अब आगे देखते हैं कि political front पे और कौन से ऐसे major events थे that took place. Moving on, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. ये वो कॉन्फ्रेंसेस थी which took place from 1930 to 1932. 1930 से 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई. ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज दीज कॉन्फ्रेंसेस टू सॉर्ट मैटर्स आउट. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इन 3 कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज किया था ताकि वो इंडिया में उस वक्त जो यूनाइटेड इंडिया था उसमें जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर्स को उन्होंने इन्वाइट किया और ये कहा कि जितने भी इश्यूज चल रहे हैं उनको रिजॉल्व किया जाए और एक सोल्यूशन वर्कअप किया जाए जो कि फिर इंडिया पे इम्प्लीमेंट किया जाए. Now there were 3 conferences which were held. The first conference was obviously in the year 1930. 1930 में हुई. Mr. Jinnah, he attended the round table conference along with a few other members of the All India Muslim League, but Mr. Gandhi did not. However, Mr. Jinnah ने जो मुसलमानों का केस था वो प्रेजेंट किया इन कॉन्फ्रेंसेस में to the British government. Then in the second conference, Mr. Gandhi did attend. Finally, Mr. Gandhi, representing the Congress, he did attend but demanded total Hindu majority rule. लेकिन उन्होंने डिमांड ये किया कि यूनाइटेड इंडिया दिया जाए और टोटल हिंदू मेजॉरिटी रूल दिया जाए जिसमें मुसलमानों को ऑब्वियसली कोई रिप्रेजेंटेशन ना दी जाए. देन थर्ड कॉन्फ्रेंस वाज अनसक्सेसफुल. वो इसलिए अनसक्सेसफुल थी बिकॉज नो लीडर नाइदर फ्रॉम द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नॉर फ्रॉम द कांग्रेस अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस. सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो इन 3 कॉन्फ्रेंसेस के एंड में कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं था जिस पे सारी पार्टीज ने अग्री किया हो. सो फिर क्या हालत बचती है? एक ही सूरत बचती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद कोई एक ऐसा सोल्यूशन प्रपोज कर दे जो कि इम्प्लीमेंटेबल हो और ऐसा ही हुआ. 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड पास कर दिया. कम्युनल अवार्ड की जो मेन 2 प्रपोजिशंस थी वो क्या थी? पहली थी कि मुस्लिम्स वुड हैव 1/3 ऑफ द सीट्स ऑन एनी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. जो भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी उसमें मुसलमानों को 1/3 हिस्सा दिया गया. द सेकंड वन वाज अ परसेंटेज ऑफ सीट्स इन प्रोविंशियल असेंबलीज अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन. मुसलमानों को प्रोविंशियल असेंबलीज में भी मतलब जिस प्रोविंस में उनकी जितनी प्रोपोर्शन है जितनी आबादी है उसके हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन प्रोविंशियल असेंबली में भी दे दी गई. नाउ दिस कम्युनल अवार्ड हैड गुड एडवांटेजेस फॉर द मुस्लिम्स और इसने ये शो किया कि मुस्लिम्स आर एज अ सेपरेट नेशन एंड दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी. बट हाउएवर जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था. एक्सपेक्टेड था फ्रॉम द हिंदूज. सो हिंदूज आउटराइटली रिजेक्टेड दीज प्रपोजल्स एंड देयर वर राइट्स एंड वायलेंस ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट. पूरे बरे सगीर में हिंदुओं ने वायलेंस शुरू कर दिया, तशद्दुद शुरू कर दिया, झगड़े फसाद शुरू हो गए और उन्होंने कंप्लीटली इन प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हिंदुओं को ये नजर आ रहा था कि अगर ये कम्युनल अवार्ड पास होकर इम्प्लीमेंट हो गया तो मुसलमानों को पॉलिटिकली बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी और वो इस वक्त ये नहीं चाह रहे थे. वो चाहते थे कि यूनाइटेड इंडिया रहे और जो मेजॉरिटी रूल है वो हिंदूज का रहे. हाउएवर गांधी, अ प्रोमिनेंट हिंदू लीडर हु वाज हेडिंग कांग्रेस एट दैट टाइम, ही वाउड टू स्टार्व हिमसेल्फ अंटिल द अवार्ड वाज चेंज्ड. अब गांधी ने स्ट्राइक शुरू कर दी जिसमें उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया. अब इन सारे हालात के तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर बिल्डअप हो गया और उनको ये नजर आना शुरू हो गया कि ये जो कम्युनल अवार्ड पास हुआ है वो तो किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं हो रहा. एक तरफ जहां मुसलमान बहुत खुश थे बट सिंस दे वर माइनॉरिटी तो उनकी बात को इतनी वेटेज नहीं दी जा रही थी. दूसरी तरफ जो हिंदूज मेजॉरिटी थे और उनकी तरफ से इतना ज्यादा रिस्पॉन्स और इतना ज्यादा रिजेक्शन और इतना ज्यादा रिएक्शन आ रहा था. सो दिस लेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935. 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया. क्यों पास किया? बिकॉज as parties continued to quarrel, British gave their own solution in form of this act.
क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उस वक्त पॉलिटिकल फ्रंट पे वो सारी आपस में झगड़ा कर रही थी। कांग्रेस जो इस बात से खुश नहीं थी कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन मिले, मुसलमान जो कि चाहते थे उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, देन देवर अदर माइनॉरिटीज जिनको ये नजर आ रहा था कि उनको, क्योंकि अगर मुसलमानों को बीइंग अ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी तो बाद में उनको भी नहीं मिलेगी। सो इसलिए इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना एक एक्ट जो है वो प्रपोज कर दिया। अब उस एक्ट के क्या मेन फीचर्स थे, लेट्स टेक अ लुक। फर्स्ट, इंडिया शुड बिकम अ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन एज सून एज पॉसिबल। इंडिया को इंडिपेंडेंस जितनी जल्दी हो सके मिलेगी। Second, it should have a federal system, a central government for the whole of the subcontinent with provincial assemblies for different regions. एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी जिसमें फेडरल सिस्टम है, जो कि फेडरल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगी, और उसके अलावा प्रोविंशियल असेंबलीज बनाई जाएंगी डिफरेंट प्रोविंसेस में। थर्ड, देयर वुड बी 11 प्रोविंसेस विद सिंध, बॉम्बे एंड ओडिशा बीइंग सेपरेट प्रोविंसेस। 11 प्रोविंस होंगे और उसमें सिंध, बॉम्बे और ओडिशा ये तीनों सेपरेट प्रोविंसेस कंसिडर किए जाएंगे। फोर्थ, ministers in the viceroy's cabinet, the real powerhouse of government, would be responsible to the mainly elected central legislative assembly. जो वाइसरॉय की कैबिनेट है, जो कि जिसके पास सारी मेजर अथॉरिटी है, सारी मेजर पावर है, जो कि सारी फैसले करती है, वो रिस्पॉन्सिबल होगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो सेंट्रल असेंबली बनेगी फेडरल सिस्टम की, उसकी इलेक्शन के लिए और उसके मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए। Fifth one, except for defense and foreign affairs, everything would be in the hands of the provincial assembly. जो फेडरल सिस्टम है उसमें जो सेंट्रल असेंबली है वो सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स देखेगी, मतलब जो उस स्टेट के बाकी स्टेट और बाकी मुल्कों के साथ रिलेशंस है वो, और डिफेंस सिस्टम, बाकी सारे जितने डिसीजंस हैं वो प्रोविंशियल असेंबलीज देखेंगी या लेंगी। फुल डोमिनियन स्टेटस विद ऑल पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वुड कम इन द नियर फ्यूचर। और जो फुल डोमिनियन स्टेटस मतलब जो कंप्लीट आज़ादी चाह रहे हैं बड़े सगीर के लोग, वो उनको आने वाले वक्त में दे दी जाएगी। अब ये जो एक्ट था, इट वाज अगेन अ मिडवे, ना ये कंप्लीट पावर ट्रांसफर कर रहा था, सिर्फ प्रॉमिस कर रहा था, और वो भी कब, वो कोई डेफिनेटिव डेट नहीं दे रहे थे, और ना ही ये कोई ऐसी चीज कर रहा था जिससे ये चीज अश्योरिटी में आ जाए या ये चीज पक्की हो जाए कि हाँ इतने अरसे बाद जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को या बड़े सगीर को आज़ादी मिल जाएगी। जो मुसलमान थे वो ऑब्वियसली इस एक्ट से खुश नहीं थे। जो प्रिंसेस थे वो इस वजह से खुश नहीं थे क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थे, और हिंदूज जो थे वो प्रिंसेस को डिसलाइक करते थे, इसलिए वो इस एक्ट से खुश नहीं थे, और उनको पता था कि जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का या जो काउंसिल का, उसमें ज्यादातर प्रिंसेस ही हैं। सो यस, इस एक्ट को तीनों साइड से जो है वो रिजेक्शन फेस करना पड़ी। नाउ दिस इज वेयर आई एंड द चैप्टर, क्योंकि दिस वाज द पाथ व्हिच वाज फॉलोड टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस। हम बात कर रहे हैं कि फाइनली 1935 आ गया, और अब हम ये जानते हैं कि 1935 के 12 साल बाद हमें अपना मुल्क मिल गया था। सो यस, फाइनली वो पाथ, वो रोड बन गई जिस पे चल के पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड इनटू 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, one Muslim majority areas Pakistan and the other Hindu majority areas named as India. Now the further steps will be discussed in the next chapter, और अब मैं डिस्कस करूंगी इस चैप्टर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, why do you think were montage Chelmsford reforms not very popular? जो montage Chelmsford reforms थी जो 1921 में पास हुई थी वो इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हुई? Now if you pause the video and go back to the last lecture, you will understand where I have discussed the Chelmsford reforms कि वो रिफॉर्म्स ज़्यादा हिंदुओं को जो है पसंद नहीं आई, उनकी तरफ से रिएक्शन आया बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि माइनॉरिटीज़ को या मुस्लिम्स को सेपरेट स्टेटस दिया जाए। हाउएवर, क्योंकि बाकी जो रिलीजन्स हैं इंक्लूडिंग मुस्लिम्स वो माइनॉरिटी में थे आबादी की वजह से, क्योंकि उनकी आबादी कम थी, तो इसलिए उनकी से तो इस चीज़ में थी ही नहीं। सो यस, they were not very famous because the major population were Hindus and they were unhappy about it. Second one is, what were the circumstances that led to Government of India Act 1935? India Act, Government of India Act 1935 1935 का जो था वो क्यों पास हुआ और क्या circumstances ने कॉज किया कि वो पास किया जाए? अभी हमने इसी लेक्चर में ये चीज़ देखी कि उस वक्त पॉलिटिकल फ्रंट पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होने की वजह से ये डिसाइड किया जा रहा था कि पॉलिटिकली जो है वो क्या इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि ये सारी कहानी चली थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस कर दिया था कि हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं वो ब्रिटिश को हेल्प करें इन वर्ल्ड वॉर 1, और उसके बाद उनको जो है वो इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट स्टेट दे दी जाएगी। हाउएवर, तब से लेके अब तक ये डिसीजन ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि पॉलिटिकल कोई भी पार्टी जो है वो किसी भी बात पे अग्री नहीं कर रही थी। हिंदू
कंप्लीटली ये डिमांड कर रहे थे कि उनको मेजॉरिटी रूल दे दिया जाए और यूनाइटेड इंडिया दे दिया जाए। मुस्लिम्स ये डिमांड कर रहे थे ऑन द अदर एंड के माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग मुस्लिम एंड अदर माइनॉरिटीज, उन सबको उनका हक दिया जाए, उनका राइट दिया जाए, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो हैं वो ग्रुप कर दिए जाएं, प्लस उसके अलावा जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी उनका राइट दिया जाए कि वो आराम से अपना रिलीजन, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर फॉलो कर सके। सो देयर वाज नो अग्रीमेंट ऑन एनी ऑफ द थिंग्स व्हिच वर बीइंग पास्ड। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा नहीं लिया गया। पहली में कांग्रेस ने नहीं लिया, दूसरी में उन्होंने डायरेक्ट डिमांड कर दी रूल की, तीसरी में दोनों ने नहीं लिया। सो देयर वाज अ डेडलॉक, सो देयर वाज नो रिजल्ट। फिर कम्युनल अवार्ड को इतनी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, हिंदूज ने इतने लेवल पे जाके वायलेंस भी क्रिएट किया, सब कुछ किया। सो अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब ये नजर आया कि कहीं भी कोई चीज अचीव नहीं हो रही, कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा, तो उन्होंने फिर अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रेजेंट कर दिया। Third question is, was this act a solution to the problems of the subcontinent? Discuss the reasons. अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या ये एक्ट जितनी भी प्रॉब्लम्स उस वक्त बरे सगीर में थी उनका सोल्यूशन है, उनका हल है, और डिस्कस करें रीजंस। अब सिंस ये एक्ट इसलिए इंप्लीमेंट किया गया क्योंकि बाकी पार्टीज किसी चीज पे एग्री नहीं कर रही थी, तो इसमें सिर्फ वो पर्सपेक्टिव था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। सो जिन लोगों को ये रूल मिलना था, जब उनकी ही वॉइस और ओपिनियन इसमें नहीं शामिल थी, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता था। दूसरी बात, इस एक्ट के क्लॉजेस जो कि अभी हमने डिस्कस किए इसी लेक्चर में, यू कैन पॉज एंड गो बैक एंड चेक देम अगेन एंड गो थ्रू देम अगेन, उनमें से कोई भी जो क्लॉज है वो ये बात प्रॉमिस नहीं कर रहा था कि इंडिपेंडेंट स्टेट मिलेगी, और ना वो मुस्लिम लीग की डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा था, ना कांग्रेस की डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा था। प्लस एक्ट के पास होने के बाद ना प्रिंसेस, ना मुस्लिम मेजॉरिटी रूल, ना मुस्लिम रूलर्स, ना हिंदू रूलर्स, कोई भी इस एक्ट से खुश नहीं थे। सो व्हाट वाज द पॉइंट? क्योंकि प्रॉमिस करने के बाद वो लोग गवर्नमेंट या इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे थे। सो दिस वाज अगेन अ वे ऑफ डिलेइंग द इंडिपेंडेंस। Fourth one, in what ways did the 14 points stated by Mr. Jinnah influence the future of Muslims in India? अब जो 14 पॉइंट कायदे आज़म ने दिए थे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, यू कैन पॉज द वीडियो, गो बैक टू देम एंड रिकॉल देम। वो पॉइंट्स अगर आप देखो तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वो आपको ये बाउंड्रीज देते हैं उन प्रोविंसेस की जो फिट करते हैं इनटू मेन रिलीजियस एरियाज। प्लस वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म थी जो ये बताती थी कि सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बाकी माइनॉरिटीज के भी हक की प्रोटेक्शन जरूरी है। एंड दे ऑल्सो क्लियरली स्टेटेड कि मुसलमान the Muslims will only be able to live in a separate homeland, या अगर यूनाइटेड इंडिया भी हो तो उसमें इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन 1/3 रहेगी in the central assembly and in the provincial assembly. So yes, these were the things which actually categorically told the British government के बस अब हल सिर्फ यही है कि 2 सेपरेट होमलैंड्स हों, one for Muslims and one for Hindus। यूनाइटेड इंडिया का कॉन्सेप्ट अब नहीं फॉलो किया जा सकता। So this is where I end my lecture। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।